तो चुंबकीय गुण के बाद देखो यहां पर जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, संक्रमण तत्व, वो उपसय संयोजी यौगिकों का भी निर्माण करते हैं। उपसय संयोजी यौगिकों को क्या बोलते हैं, जटिल यौगिक, संकर यौगिक भी बोलते हैं। जो अगला चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, उपसय संयोजी यौगिकी। तो हेडिंग डालना उपसय संयोजी या जटिल या संकर यौगिकों का निर्माण। उपसय संयोजी जटिल या फिर संकर यौगिकों का निर्माण कौन करता है, डी ब्लॉक तत्व। तो जो एस और पी ब्लॉक तत्व होते हैं वो नहीं करते हैं, ठीक है। मुश्किल से एक आध तत्व है जो करते हैं लेकिन बाकी तत्व नहीं करते हैं। लेकिन जो डी ब्लॉक तत्व है इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो लिखना डी ब्लॉक तत्व इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, लेकिन एस व पी ब्लॉक तत्व इस प्रकार के यौगिक नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखना यहां पर कि उपसय संयोजी यौगिक होता क्या है। वैसे तो हमने जो है अगला पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, इसमें क्या करना है, पूरा चैप्टर ही हमने जो है उपसय संयोजी यौगिक नाम का चैप्टर है अगला। इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक के बाद जिसको डी एंड एफ ब्लॉक आ जाता है उसको उपसय संयोजी यौगिक में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो उपसय संयोजी यौगिक किसे बोलते हैं, तो उपसय संयोजी यौगिक में क्या होता है, एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। उस केंद्रीय धातु परमाणु को क्या है तुम्हारा, कोई ऋणावेशित या उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है। उस ऋणावेशित या उदासीन परमाणु अणु या आयन को क्या बोलते हैं, लीगैंड। मतलब उपसय संयोजी यौगिकों में क्या होता है कि लीगैंड जुड़ा रहता है किससे, केंद्रीय धातु परमाणु से। जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा वो कौन से ब्लॉक के तत्व होंगे, डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो उपसय संयोजी यौगिक आज के बाद जहां पर भी इस तरीके का दिखेगा, ऐसे इसके अंदर कुछ दिखेगा, यहां पर भी कुछ दिखेगा या फिर यहां पर दिखेगा। यहां पर कौन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, और इस केंद्रीय धातु परमाणु को कौन देता है इलेक्ट्रॉन, लीगैंड। इससे कौन जुड़ा होता है, लीगैंड। तो यहां पर देखना जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो क्या होता है तुम्हारा, डी ब्लॉक का तत्व। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है उसको क्या बोला जाता है, लुईस अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लुईस अम्ल। लीगैंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है, ठीक है। लीगैंड क्या होता है, ऋणावेशित या फिर उदासीन परमाणुओं का समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है,
दान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान, जिसे क्या बोला जाता है? लुईस, क्या बोलेंगे? लुईस छाप। क्या बोलेंगे? लुईस छाप। तो मतलब क्या है कि अब यहां पर देखो, जो ये बड़ा कोष्ठक बोलते हैं इसको, जो स्क्वायर ब्रैकेट गुरु कोष्ठक, इस गुरु कोष्ठक के बाहर कौन हो सकता है? धनायन। इसके बाहर कौन हो सकता है? ऋणायन। लेकिन यहां पर इसे उपसय संयोजी यौगिक किस कारण से जाना जा रहा है? क्योंकि यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? उपसय संयोजी बंध होता है। ये दिख रहा है, ये तीर बना रखा है, ये कौन सा बंध है? उपसय संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध। अब जब भी इस प्रकार का दिखेगा कि बड़े कोष्ठक के अंदर कोई पैक है, तो उसको कौन सा यौगिक बोला जाएगा? उपसय संयोजी यौगिक। ठीक है, कौन सा यौगिक बोला जाएगा? उपसय संयोजी यौगिक। तो यहां पर क्या होता है? उपसय संयोजी यौगिकों में क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड से उपसह संयोजी बंध द्वारा, उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। अब उदाहरण देखो, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए क्या मेरे पास TiH2O का 6 और Cl3। अब यहां पर देखो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? यहां पर टाइटेनियम। कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व। अरे स्कैंडियम टाइटेनियम। H2O क्या हो गया? 6 H2O है। कितने H2O है? 6 H2O। ये 6 H2O किसका काम कर रहे हैं? यहां पर लिगैंड। मतलब ये 6 H2O क्या करेंगे? टाइटेनियम को इलेक्ट्रॉन देंगे, और टाइटेनियम क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन के युग्म देंगे, पूरे पेयर में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे एक H2O देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 H2O कितने देंगे? 12। कितने इलेक्ट्रॉन? 12। तो कहने का मतलब यहां पर Ti क्या आ गया? केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड क्या आ गया? H2O, जिसको क्या बोला जाता है? एक्वा। क्या बोला जाता है? एक्वा। और ये जो Cl3 है किस चीज का काम करेगा? ऋणायन का। तो मतलब यहां पर क्या आ गया? ये जो तुम्हारा केंद्रीय धातु परमाणु था वो कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व। इसके बाद जैसे दूसरा उदाहरण है FeCN6 4-, ठीक है, CuNH3 4 2+, AgNH3 प्लस, NiCN4 2-। ठीक है, तो ये क्या हो गए? सारे के सारे किसके उदाहरण है? संकर यौगिक, जटिल यौगिक या उपसय संयोजी यौगिक के उदाहरण है। जहां पर किससे पता चल रहा है मैं? क्योंकि यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन से ब्लॉक का तत्व है? Fe आयरन कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। Cu कॉपर कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। Ag सिल्वर कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। Ni निकिल कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक। अब इसके बाद हमने जो है रीजन देखना है कि यहां पर ऐसा क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो है डी ब्लॉक तत्व तो उपसय संयोजी यौगिक बना रहा है, लेकिन एस और पी ब्लॉक नहीं बना रहा है। क्या बोला? ऐसा क्या कारण है कि डी ब्लॉक के ही तत्व जो है क्या बना रहे हैं यहां पर? उपसय संयोजी यौगिक, जटिल यौगिक या संकर यौगिक, लेकिन एस और पी ब्लॉक के तत्व यहां पर नहीं बना रहे। इसके पीछे का कारण देखना है, इतना नोट करो।
तो इसके बाद जो है कारण देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व ही जटिल यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो कारण संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्वों या फिर डी ब्लॉक तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की क्षमता के कारण। तो यहां पर देखो जो डी ब्लॉक तत्वों का जो है क्या होता है, कौन सा गुण होता है, जटिल यौगिक बनाने का गुण होता है। उसका पीछे का जो रीजन है उसका एक छोटा आकार है। जो डी ब्लॉक तत्व है तुम्हारा क्या है, जो संक्रमण तत्वों के आयन होते हैं उनका आकार क्या होता है, छोटा। आयन का मतलब क्या होगा कि डी ब्लॉक तत्व क्या है, धातु है, और धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो बाह्यतम कोश क्या हो जाएंगे, खाली, मतलब आकार क्या हो जाएगा, छोटा। मतलब क्या है कि जो पहला कारण है वो है कि संक्रमण तत्वों के आयनों का क्या, छोटा आकार। ये छोटा आकार किस कारण से होता है, क्योंकि जो संक्रमण तत्व होते हैं, डी ब्लॉक तत्व होते हैं, वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं, यानी कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। यहां पर जो उदासीन परमाणु होता है उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और जो तुम्हारा आयनिक वाला आयन होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। यहां पर लिख भी लेना कि आयन का आकार क्या है, तुम्हारा छोटा होता है परमाणु के आकार से। परमाणु का आकार बड़ा होगा किससे, धनायन के आकार। मतलब जब जो है संक्रमण तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मतलब धातु है वो, तो वहां पर क्या बन जाएगा, वो धनायन बन जाएगा। जो परमाणु का आकार होगा वो उस धनायन के मुकाबले क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब जैसे ना स्कैंडियम है, स्कैंडियम का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, स्कैंडियम 3+, क्योंकि स्कैंडियम 3+ ने क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। वो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से गए होंगे, बाहर वाले कोष से। जब बाहर वाले कोष से जाएंगे तो वहां पर बाहर वाला कोष क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा। समझो यहां पर जैसे ना ये है, मतलब स्कैंडियम 1 2 3 इस तरीके से, और सपोज दैट इलेक्ट्रॉन या चौथा ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे, अगर तो यहां से जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, समझ रहे हो, ये तीनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, बाहर। इस तरीके से होगा ना, 2 8 8 8 8 16 और 2 18 और 3 21, ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए मैंने। तो जब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो यहां पर ये क्या होगा, ये कोष भी गायब हो गया। ये किसका था, स्कैंडियम का। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, का त्याग, यहां पर क्या हो जाएगा, कितने कोष बच जाएंगे, 3 ही बच जाएंगे, 2 8 8। तो आकार छोटा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये क्या हो गया, स्कैंडियम 3+। स्कैंडियम 3+ का मतलब क्या है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, कितने में से, 21 में से। 21 में से 3 गए, कितने बचा, 18। 18 किसका परमाणु क्रमांक होता है, ऑर्गन का। मतलब ये किसके आकार के बराबर हो गया, ऑर्गन। मतलब आकार क्या हो गया, धनायन का, छोटा हो।
क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वहां पर कोष भी क्या हो जाएगा, गोला गायब हो जाएगा। बाहर वाला जो बाहरी गोला है वो क्या हो जाएगा, कोष खत्म हो जाएगा। कोष कितने बचे, 3, यहाँ पर कितने, 4। जितने ज्यादा कोषों की संख्या होगी आकार क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जितने कम कोष होंगे आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कारण क्या है कि परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, कम ज्यादा हो जाती है। अगर कोष ज्यादा होंगे परमाणु त्रिज्या क्या होगी, ज्यादा। मतलब नाभिक से बाह्यतम कोष क्या होगा, दूर। यहाँ पर नाभिक से बाह्यतम कोष क्या है, पास। तो मतलब यहाँ पर क्या है, परमाणु का आकार छोटा हो गया। जब किस फॉर्म में आ रहा है, स्कैंडियम 3+। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो कैटायन या धनायन का आकार क्या है, परमाणु के आकार से क्या होता है, छोटा। एक कारण हो गया। दूसरा कारण देखो कि जो तुम्हारे डी ब्लॉक तत्व होते हैं, डी ब्लॉक तत्वों में रिक्त डी कक्षक होते हैं, रिक्त डी कक्षक होते हैं। और ये रिक्त डी कक्षक लीगैंड द्वारा दिए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं। अब खुद बताओ, मतलब अगर लीगैंड से जुड़ा है केंद्रीय धातु परमाणु, सामने से जो है लीगैंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास अगर कक्षक खाली होंगे तभी जाके वो क्या कर पाएगा, ग्रहण कर पाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं उनके पास कौन से कक्षक खाली होते हैं, रिक्त डी कक्षक होते हैं। एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है। मतलब जैसे एफ ई है, जैसे क्या है एफ ई, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, Ar4s 2 और 3d 6। ये 4s में आए 2 इलेक्ट्रॉन, 4s से पहले कौन सा है, 3d 1 3 4 5 और 6। ये 3d आया, ये 4s आया, इसके बाद कौन आता है, 4p, इसके बाद कौन आता है, 4d। तो यहां पर दिख रहे हैं रिक्त कक्षक, कौन सा, 4p हो गया, 4d हो गया। ये क्या है तुम्हारे पास, खाली कक्षक है जहां पर लीगैंड आके क्या दे सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म रख सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये क्या बनाते हैं, उपसय संयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये रिक्त कक्षक है, यहां पर रिक्त खाली, इसको नोट करो। तीसरा कारण होता है उच्च नाभिकीय आवेश। तीसरा कारण क्या होता है, उच्च नाभिकीय आवेश। चौथा कारण होता है उच्च ऑक्सीकरण, यानी कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। और अंतिम कारण है कि उच्च आवेश घनत्व। जो डी ब्लॉक तक होते हैं इनका आवेश घनत्व क्या होता है, उच्च। उच्च आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे आकार होता है। आवेश घनत्व बराबर क्या बोला, आवेश बटे क्या, आकार। तो आवेश घनत्व अधिक कब होगा, जब आवेश ज्यादा होगा। आवेश क्या होगा, जब ज्यादा। और आकार क्या होगा, जब छोटा।
यहां पर देखो क्या बोला, उच्च नाभिकीय आवेश, मतलब आवेश क्या आ गया, अधिक। और यहां पर क्या बोला कि आयनों का आकार कैसे होता है, छोटा। तो मतलब इसका मतलब आवेश घनत्व तो क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, उच्च आवेश घनत्व। ये 5 कारण है। क्या बोला, अगर आवेश घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। आवेश घनत्व अधिक क्यों होगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक हो जाता है और आकार कैसे हो जाता है, छोटा। तो आवेश घनत्व अगर अधिक होगा तो ये जो तुम्हारे डी ब्लॉक तत्व है वो लिगैंड को क्या कर लेंगे, अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, एक सवाल पूछता हूं, जैसे ना लिगैंड यहां पर धनायन हो सकता है, लिगैंड ना। इसके बाद देखो उत्प्रेरकीय गुण, कौन से गुण, उत्प्रेरकीय गुण। मतलब जो तुम्हारे डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व है वो किस चीज का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। जब आगे ऑर्गेनिक की रिएक्शन शुरू होंगी तो वहां पर ना उत्प्रेरक के रूप में निकिल, कॉपर, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सारे जो है किस रूप में दिखाई देंगे, उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, तो हेडिंग डालना अगला, उत्प्रेरकीय गुणधर्म। तो अधिकांश संक्रमण धातुएं और उसके जो यौगिक होते हैं, ठीक है, अधिकांश संक्रमण धातु या फिर कई बार क्या होता है जो उनके यौगिक होते हैं वो किस चीज का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम। देखना, अधिकांश संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक, और यौगिक भी कौन सा होगा, उनके ऑक्साइड होंगे। ठीक है, ऑक्साइड, उनके ऑक्साइड रासायनिक अभिक्रियाओं में किसका कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कौन कौन सा उत्प्रेरक का काम करता है, Fe हो गया आयरन, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, क्रोमियम हो गया, V2O5 हो गया आदि। ठीक है, V2O5। अब देखते हैं जैसे उदाहरण के लिए पहला यहां पर नाइट्रिक अम्ल के ओस्टवाल्ड प्रक्रम में मतलब नाइट्रिक अम्ल बनाने की एक विधि है जिसको क्या बोला जाता है, ओस्टवाल्ड प्रक्रम है। पी ब्लॉक तत्वों में पढ़ना था ये, लेकिन पी ब्लॉक तत्व क्या हो गया, हट गया। तो ओस्टवाल्ड प्रक्रम में जो है कौन से उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, प्लेटिनम की जाली यूज की जाती है, प्लेटिनम। दूसरा लिखो, अमोनिया निर्माण के हैबर प्रक्रम में, ये भी कहां पढ़ना था, पी ब्लॉक में। अमोनिया निर्माण के हैबर प्रक्रम में Fe का यूज, Fe और किसका, मॉलिब्डेनम का, Fe और मॉलिब्डेनम का उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2
SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के संस्पर्श प्रक्रम में संस्पर्श प्रक्रम में इसमें यूज किया जाता है किस चीज का? V2O5 का, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। V2O5 का नाम क्या है? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड आया? वेनेडियम का। ठीक है। इसके बाद जैसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाओं में इसमें जो उत्प्रेरक का यूज किया जाता है निकिल हो गया, पैलेडियम हो गया या फिर प्लेटिनम, इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ना वनस्पति तेल को घी में बदला जाता है, डालडे में। जो वनस्पति तेल होता है उसको क्या होता है, किसमें परिवर्तित करते हैं? डालडे में। ठीक है। जो असंतृप्त वसा होता है उसको किसमें बदलते हैं? संतृप्त वसा में। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब ना इसमें भी क्या करना है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया लिख लेना चाहिए। असंतृप्त किसमें परिवर्तित होता है? संतृप्त में। जैसे क्या बोला, वनस्पति तेल, इसको किसमें परिवर्तित करना है? घी या डालडा में। तो किसका यूज करते हैं? निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम का। ये है हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। तो इसके बाद इसमें भी हमने यही देखना है कि हमारे जो डी ब्लॉक तत्व है या संक्रमण तत्व है वही उत्प्रेरकीय गुणधर्म क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना परिवर्तित हुए क्या कर देते हैं, उस अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देंगे या फिर क्या कर देंगे, घटा देंगे। उन्हें क्या बोला जाता है? उत्प्रेरक। क्या बोला? जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना परिवर्तित हुए, मतलब वहां पर क्या वो भाग नहीं लेते हैं, बिना परिवर्तित हुए क्या कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा अथवा बढ़ा देते हैं, जो कि हमने केमिकल काइनेटिक्स चौथे चैप्टर में पढ़ लिया है। उत्प्रेरक के इसके बाद देखो संक्रमण तत्व या धातुएं जो है उत्प्रेरकीय गुणधर्म प्रदर्शित करने, इसके पीछे के कारण देखो। ठीक है। रीजन या कारण। कारण नंबर 1 है कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। कौन? डी ब्लॉक तत्व। क्या कारण है? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। क्या बोला? संक्रमण तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो यहां पर देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता। मतलब संक्रियण ऊर्जा क्या है कि मध्यवर्ती बनाने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है। तो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रत्येक अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा की जरूरत होती है। और जब संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यहां पर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था और जो रिक्त डी कक्षक होंगे वो क्या करेंगे? संक्रमण धातुएं जो है अलग अलग प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित या फिर क्या करती है? ग्रहण। क्या बोला? जो यहाँ पर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या फिर रिक्त डी कक्षक वाले जो क्या होते हैं? संक्रमण धातुएं होती है। वो क्या करती है? अलग अलग प्रकार की ऊर्जा को या तो अवशोषित करेगी या फिर क्या करेगी? उत्सर्जन करेगी।
तो जो अवशोषित या उत्सर्जित की गई ऊर्जा है उस ऊर्जा का जो यूज किया जाता है संक्रियण ऊर्जा के रूप में यूज किया जाता है। किस ऊर्जा के रूप में? संक्रियण ऊर्जा। तो इसके बाद लिखना परिवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट एवं खाली डी कक्षक, खाली डी कक्षक के कारण संक्रमण धातुएं भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करते हैं और इस अवशोषित और उत्सर्जित की गई ऊर्जा का उपयोग किस रूप में करते हैं? संक्रियण ऊर्जा के रूप में। और इस ऊर्जा का उपयोग संक्रियण ऊर्जा के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब जब संक्रियण ऊर्जा मतलब वो क्या करवा रहा है, जो तुम्हारा उत्प्रेरक के पास क्या गई संक्रियण ऊर्जा, वो क्या करवाएगा? अभिक्रिया करवाएगा, मतलब मध्यवर्ती बनाएगा। दूसरा क्या है कि जो दूसरा यहां पर कारण है मध्यवर्ती बनाने की क्षमता। मध्यवर्ती बनाने की क्षमता किसके पास होती है? डी ब्लॉक तत्वों के पास। किसके पास होती है? डी ब्लॉक तत्वों के पास। अब मध्यवर्ती बनाने की क्षमता जो है किसके कारण से होती है? क्योंकि जब उनके पास क्या होगी? संक्रियण ऊर्जा होगी। और संक्रियण ऊर्जा किस कारण से हो रही है? यहाँ पर रिक्त डी कक्षक और परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था के कारण। तो लिख लेना परिवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट तथा रिक्त डी कक्षक के कारण क्या बनाता है? मध्यवर्ती बनाता है। मतलब मध्यवर्ती कब बनाएगा? जब जो है डी ब्लॉक तत्वों के पास क्या आएगी? संक्रियण ऊर्जा आएगी। और वो संक्रियण ऊर्जा मतलब मध्यवर्ती बनाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। तो संक्रियण ऊर्जा किस कारण से आ रही है? क्योंकि रिक्त डी कक्षक है और दूसरा क्या है? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है। वो रिक्त डी कक्षक और परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या कर रहा है? वहां पर अलग अलग प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित या फिर उत्सर्जित कर रहा है। और उसी अवशोषित और उत्सर्जित ऊर्जा का उपयोग किस रूप में कर रहा है? संक्रियण ऊर्जा यानी कि मध्यवर्ती बनाने के लिए उपयोग में कर रहा है। इसके बाद तीसरा देखो, अधिशोषण सिद्धांत। तीसरा कारण क्या है? अधिशोषण तो यहां पर जो तुम्हारे उत्प्रेरक होते हैं, जो संक्रमण धातुएं होती हैं, उनको बारीक चूर्ण के रूप में लिया जाता है। अगर उत्प्रेरक बारीक चूर्ण के रूप में, ठीक है, क्या है? अगर उत्प्रेरक क्या है? बारीक चूर्ण के रूप में, मतलब बहुत छोटे छोटे उसमें, तो वहां पर क्या होगा? वो ज्यादा सरफेस क्या होगा? उसका एरिया होगा, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ज्यादा। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वहां पर अभिक्रिया क्या हो जाएगी? आसानी से हो जाएगी। जैसे मैंने क्या बोला, चीनी को मैंने लिया क्या? पाउडर फॉर्म में, और एक लिया मिश्रित। तो दोनों को मैं अगर पानी में डालता हूं, दोनों में जल्दी कौन करेगा अभिक्रिया? पाउडर वाला। मतलब जितना ज्यादा बारीक चूर्ण की अवस्था में होगा तो वहां पर क्या होगा? वो आसानी से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसके पास सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। तो लिखना, जब तत्व बारीक चूर्ण के
रूप में हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। तो और परिवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण ये जो तुम्हारे अभिकारक होंगे उनको क्या कर लेगा, अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेगा, के कारण इनमें अभिकारकों को अपनी सतह यानी कि सरफेस एरिया पर, अपनी सतह पर अधिशोषित करने की क्षमता होती है। ठीक है, मतलब संक्रमण तत्वों के पास क्या होता है, अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। संक्रमण तत्वों के पास क्या होता है, तत्वों के पास अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जिससे ये तत्व उत्प्रेरकीय गुणधर्म दर्शाते हैं। उत्प्रेरकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ये कारण आ गया।